हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग 2011 की जनगणना मीन 2011 के सेंसस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे जनगणना को कवर करेंगे, जो पॉपुलेशन है, उसके बाद 125 करोड़ की पॉपुलेशन कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कम है। बाकी शिशु जनसंख्या मतलब कितनी होती है बचपन में 0 से 5 ईयर, एंड देन उसकी फर्टिलिटी रेट क्या रहती है। देन सेंसस के बारे में और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी तक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं से क्वेश्चन लाके रखे गए हैं। इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे कुछ। तो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। जैसे भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले कब जनगणना प्रारंभ हुई, ये आपकी नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे 1872 ईस्वी में किसने करी थी? लॉर्ड मेयो। भाई उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो जाहिर सी बात उन्हीं ने स्टार्ट करा होगा। तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिए। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। अब नियमित जनगणना क्या होती है? जनगणना आपको पता होना चाहिए कि हर 10 साल के अंतराल में होती है। लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, अब की बार 2022 में होनी थी, 20 में 21 के बीच में होनी थी, लेकिन क्योंकि कोविड की वेव आ गई उसकी वजह से नहीं हो पाई। तो शुरुआत हुई थी नियमित जनगणना की 1881 में कि भाई हर 10 साल के अंदर जनगणना देखी जाएगी, फर्टिलिटी रेट देखी जाएगी। आगे देखते हैं, आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो जब भारत आज़ाद हो गया और जब भारत आज़ाद नहीं था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1872 में भारत आज़ाद नहीं था, वो पहली जनगणना थी। जो नियमित जनगणना है 1881 में शुरुआत हुई। और 1951 में क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हो गया था उसमें पहली जनगणना हुई, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। अब आपने देखा होगा कभी आपके छोटे हों या 2011 के टाइम या उसके पहले आए हों कुछ लोग कागज में लेके कि कितने बच्चे हैं आपके, कितना क्या है, तो वो जनगणना वाले ही क्वेश्चन थे। अब तो सब डिजिटल हो गया है तो करना और आसान होगा। आगे, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है, तो वो 1921 कहलाता है। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष क्या कहलाता है? वो 1951 कहलाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है, ये पूछा भी जाता है। जनगणना 2011 देश की जनगणना है। कौन सी जनगणना है 2011 वाली? ये 15वीं जनगणना है जो हुई थी 2011 में, मतलब वो 15वीं बार हुई थी। और उसके पहले जितनी बार हो चुकी है वो हम लोग देख ही चुके हैं, कब से हो रही है, 1872 से। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं। अब अगर स्टार्टिंग से देखा जाए 1872 से कौन सी, ये तो ये 15वीं बार हो रही थी। और स्वतंत्र भारत क्योंकि ये स्टार्ट हुई थी 1951 में स्वतंत्र भारत की, तो ये हुई उस हिसाब से 7वीं 2011 में हुई थी। वो 2023 में जो भी होगी या 2024 से स्टार्ट करे, जब भी गवर्नमेंट स्टार्ट करे, तो वो होगी स्वतंत्र भारत की 8वीं। और जो पहले से चली आ रही वो होगी 16वीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया। परंतु नियमित रूप से भारत में जनगणना 1881 में ही चालू हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट भी कर सकते हैं, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। आगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में हुई थी। अभी ये बताया था मैंने कि 10 वर्ष के अंतराल में होती है जनगणना। तो 2011 में हुई थी, उसके पहले 10 साल आप और कम कर दीजिए, तब हुई थी 2001 में। देन अब 2021 में होनी थी, लेकिन अब हो सकता है इन फ्यूचर हो, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा भी लगता है तो वो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से देना पड़ता है। आगे, भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, परंतु नियमित जनगणना 1881 से चालू हुई। अच्छा, नियमित जनगणना के बारे में अभी मैंने बताया था कि हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, इसे कहेंगे नियमित जनगणना। तो ये 1881 में हुई थी। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। भाई वो तब थी 121 करोड़, और अब हो गई होगी क्योंकि 10 साल हो गए हैं या उससे ऊपर हो गए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई होगी। तो अभी होगी अप्रॉक्स, अगर
अनऑफिशियल डाटा देखा जाए तो मेरे हिसाब से 150 करोड़ होगी। अगर वैसे अनुमान लगाया जाए क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, तो लगभग 135 करोड़ आप मानिए, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5, मतलब ये पूछ दिया जाता है कि भारत की जनगणना विश्व की जनगणना का कितना परसेंट है, तो वो 17.5% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि जो है वो 17.7% रही। दशकीय वृद्धि मतलब 2001 में पहले वाली हुई थी, 2011 में दूसरी जनगणना हुई है, उसमें वृद्धि कितनी हुई है? 17.7% वृद्धि रही है। और जब पूछा जाए कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, वो 17.5 है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में 0.2 का डिफरेंस है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या ने नगरीय जनसंख्या, देखो नगरीय और ग्रामीण थी, तो अब तो नगरीय काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन 2011 में जो हुई थी उसी से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी नई हुई नहीं है और होगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो 2011 के अनुसार जो नगरीय क्षेत्र था उसमें 31.2% पॉपुलेशन आबादी वो नगरीय क्षेत्र में रह रही थी और 68.8% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज, उस टाइम आईटी का इतना था नहीं, तो अब तो आईटी का हो गया, तो जो गांव भी थे वो धीमे धीमे शहर बन गए हैं, तो वो भी अब शहरी क्षेत्र में काउंट करी जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अब धीमे धीमे शहर की तरफ रह रही है, तो ये परसेंटेज काफी बढ़ गया होगा और ये परसेंटेज काफी गिर गया होगा। आगे देखते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम 1872 में हुई थी। ये पूरा क्लियर है, 10 वर्ष के अंतराल में होती थी। और पहली 1951, ये पूरा क्लियर पॉइंट है हमारा। और उसके बाद जब शुरुआत में 1872 और जो नियमित थी वो 1881, ये पॉइंट क्लियर है। आगे कुछ और एक पॉइंट देख लेते हैं, जैसे जनगणना 2011 में कुल प्रश्न शामिल थे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है भाई जनगणना 2011 में कुल कितने क्वेश्चन शामिल थे, वो थे 29। अब क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, जैसे आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कौन से एजुकेशन कितनी पढ़ की गई है, उसके अलावा घर में एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, या फिर ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, तब अनुमान लगाया जाता है। फर्टिलिटी रेट इसी से काउंट करी जाती है। आगे देखते हैं, देश की कुल जनसंख्या है लगभग ये 125 करोड़ है। वैसे जो आएगा उसमें 125 या 135 करोड़ ही आपको दिया होगा, तो उसमें एक ऑप्शन सही करना है, क्योंकि 125 करोड़ हो गई 2011 के हिसाब से, और 2022 जो अभी नहीं हुई है उसके हिसाब से देखा जाए तो 135 करोड़ ऑफिशियल होनी चाहिए। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट है? तो विश्व की जनसंख्या का भारत में ये काउंट करके हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 17.5% है विश्व की जनसंख्या का भारत में। ये मैंने ऊपर आपको बताया था कि 17.5% मतलब 17.5% लोग भारत में है विश्व की जनसंख्या का, अगर प्रतिशत देखा जाए। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62 करोड़। अब यही होता है जो होता है फर्टिलिटी रेट, और इसे कहते हैं जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो डिफरेंस क्या होता है कि या मेल फीमेल डिफरेंस क्या होता है कि कितने पुरुष ज़्यादा हैं महिलाओं से। अब होता गया है, जब बच्चे आपके पैदा होते हैं तो उसमें पुरुष ऑलरेडी ही ज़्यादा पैदा होते हैं। अब वो नेचुरल होता है, क्योंकि पुरुष कहा जाता है कि बाहर ज़्यादा जाते हैं, पहले लड़ाई करने जाते थे तो काफ़ी मारे जाते थे, तो उसकी वजह से बराबर हो जाता है। अब तो कोई लड़ने जाता नहीं है तो मारे भी नहीं जाते हैं ना। अब बराबरी, लगभग एक्सीडेंट भी बराबरी होते हैं। ये है कि जो महिलाएं हैं वो लंबा जीती हैं और पुरुष कम जीते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी पुरुषों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और फीमेल फैंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड क्या होता है, जब बच्चे में ही या गर्भ में ही अगर आपको पता चल गया फीमेल है तो उसे मार देना, तो ये भी काफ़ी प्रचलित है, अब भी इंडिया में काफ़ी प्रचलित है, तो उससे काफ़ी डिफरेंस है। तो आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की शादी नहीं होती या कोई भी रीज़न है, तो ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न है। तो पुरुषों की जनसंख्या जो 51.47% है और महिलाओं की 48.53% थी, ये 2011 में। अब भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया होगा, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि महिलाएं जो हैं ज़्यादा जीती हैं, तो इसमें वो भी काउंट करी गई हैं, तो 80-90 साल की हैं। पुरुष कम जीते हैं, तो वो 70 साल या 80 साल में ही उनके देहावसान हो जाता है, तो उस हिसाब से भी काउंट करा जाए तो और ज़्यादा डिफरेंस निकलेगा। आगे देखते हैं शिशु जनसंख्या, जैसे 0 से 6 आयु वर्ष, जैसे मैंने हम लोग बात करी थी, किसकी बात करेंगे, वो टोटल जनसंख्या का 44 करोड़ मतलब 13.66% है।
अब ये भी काफ़ी ज़्यादा था उस हिसाब से, क्योंकि अगर देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे बेरोज़गारी या उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो इसीलिए है क्योंकि 2001 में या 2011 में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बड़े हो रहे हैं। अब धीमे-धीमे फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। उस टाइम बहुत ज़्यादा था, इसलिए 44 करोड़ स्थिति आपको यहाँ पे देखना है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 है 19 करोड़। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कितनी वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच में, 17.7% की वृद्धि, जो बहुत बड़ी वृद्धि है, और वो थी 19 करोड़ की। 19 करोड़ का यूजुअली किसी कंट्री में वृद्धि इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम फर्टिलिटी रेट ज़्यादा था, इसलिए वृद्धि ज़्यादा हुई है। अब कम है फर्टिलिटी रेट, वो इस हिसाब से वृद्धि कम होगी। जनसंख्या घनत्व क्या है? अब घनत्व क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज़ करो ये एक इलाका है जो एक स्क्वायर किलोमीटर का है। अब इसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो हमारे देश में इस 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ठीक है? अगर किसी दूसरे देश की बात करी जाए, तो वहाँ भाई ऐसे भी देश हैं जहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 3 लोग रहते हैं, तो वहाँ लाइफ़स्टाइल और जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे दबे-दबे रहना, जैसे ट्रेन में हम लोग दबे-दबे जाते हैं, तो वैसा हम लोग अब नहीं चाहते, इसलिए फर्टिलिटी रेट कम भी हो रहा है। तो वैसे क्वेश्चन पूछा जाए 382 है, जो अभी बढ़ के काफ़ी हो गया होगा। तो वो डिटेल कैलकुलेशन में हम लोग देख सकते हैं, या आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं कितना हो सकता है। तो ये था हमारा सेगमेंट जनसंख्या के ऊपर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपने पूरा देखा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद पूरा देखने के लिए दोस्तों।